वीडियो सेक्शन के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम उपस्थित हैं बीएड प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम से कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी उसको हिंदी में कहेंगे बाल्यावस्था एवं विकास के बारे में बात करने के लिए। तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के अंतर्गत यूनिट 1 में आने वाले विषय बिंदु वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो कई बार हम बच्चों के संदर्भ में उनके माता पिता, उनके अध्यापक या अपने किसी इष्ट मित्र के मुंह से यह बात सुनने को मिलती है कि मोहन का शारीरिक विकास भली प्रकार नहीं हो पाया है। वह इसलिए क्योंकि वो अपने सामान्य उम्र के बच्चों से उसकी कद काठी कम है, उसकी ऊंचाई कम है, ये मोटाई कम है, वगैरह वगैरह। और इसी प्रकार सोहन की मानसिक विकास बहुत अच्छी है। वह कम उम्र में ही अपने से समान उम्र वाले बच्चे से कठिन विषयों को अधिक जल्दी समझ लेता है, सरलता से समझ लेता है। और उसी प्रकार रीता जो है, उसका सामाजिक विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाया है क्योंकि वो अपनी साथ की सहेलियों के साथ भली प्रकार नहीं रहती, उसका एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, जब देखो तू मैं लगी रहती है। ये तमाम बातें जो हैं वृद्धि एवं विकास से संबंधित है। ये वृद्धि और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये विकास एवं वृद्धि की सतत चलने वाली प्रक्रिया ही बच्चों को, बालकों को आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। ये बच्चे जो हैं बाल्यावस्था में असहाय होते हैं, लेकिन इनके सतत चलने वाले वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया इनको आत्मनिर्भर प्रौढ़ के रूप में परिवर्तित कर देती है। वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया माता के गर्भ से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत निरंतर चलते रहती है और जन्म के उपरांत बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था में निरंतर किसी न किसी रूप में ताउम्र चलते रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जैसे ही बच्चों का उम्र बढ़ने लगता है, यानी वृद्धि एवं विकास आगे बढ़ते चलते जाता है, तो इसके फलस्वरूप उनके शारीरिक, मानसिक योग्यताओं में विकास होते जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक कार्यक्रम जो है वो बच्चों के विकास का स्तर और उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्धारण करते हैं, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जो है बालकों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार उनकी क्या रुचि है, क्या अभिरुचि है, उनकी क्या आवश्यकता है, इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए उनके लिए विभिन्न विषयों को निर्धारित करता है, बताता है, ताकि बच्चे जो हैं सहजता से अपनी अवस्था के अनुरूप किसी भी वस्तु को, पाठ्य वस्तु को भली प्रकार से सीख लें। प्रायः यह देखा जाता है कि वृद्धि एवं विकास को लोग एक ही शब्द समझ बैठते हैं, और यह बात सच है कि वृद्धि एवं विकास दोनों ही बातें आगे बढ़ने की ओर इंगित करती हैं। तो हम वृद्धि और विकास को भली प्रकार से समझने के लिए इसके अंतर को देखेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में वृद्धि एवं विकास दोनों अलग अलग शब्द हैं और दोनों का अलग अलग
सिचुएशन है, कंडीशन है। तो वृद्धि एवं विकास के अंतर को समझते हुए हम पहले अंतर में देखेंगे कि वृद्धि शब्द का प्रयोग कोषीय वृद्धि के लिए, कोषीय विकास के लिए किया जाता है, जबकि विकास शब्द बालक के समस्त शारीरिक अंगों के विकास के बारे में कहा जा सकता है। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हम देखेंगे कि वृद्धि जो है वह विकास का एक भाग है और वृद्धि विकास तक ही सीमित नहीं है। यानी हम इसको देखेंगे कि विकास जो है एक व्यापक इकाई है और वृद्धि उसका एक पार्ट है। गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई तथा भार आदि में आने वाले परिवर्तनों को वृद्धि कहा जा सकता है। लेकिन वृद्धि जो है वो प्रक्रियाओं को समाहित करने वाली श्रृंखलाबद्ध तथा स्वीकृत परिवर्तन प्रक्रिया को विकास कहा जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास भी सम्मिलित है, मानसिक, सामूहिक, नैतिक, चारित्रिक, ये तमाम तरह की जो विकास है सब इसके अंतर्गत सम्मिलित है। वृद्धि को मापा तोला जा सकता है और वृद्धि को अन्य व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन विकास शरीर के विभिन्न अंगों की कार्य क्षमता को इंगित करता है, बताता है। विकास शरीर की अनेक संरचनाओं तथा कार्यों के संगठित करने की जटिल प्रक्रिया है। वृद्धि एक निश्चित आयु तक लगभग रुक जाती है, लेकिन विकास निरंतर अविराम गति से चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि का संबंध जो है शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से है और विकास जो है शारीरिक, मानसिक के साथ साथ वातावरण से भी संबंधित होता है। वृद्धि के साथ विकास भी हो सकता है, लेकिन वृद्धि के बिना भी विकास हो सकता है। यानी विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है, लेकिन विकास में वृद्धि सम्मिलित नहीं है। वृद्धि से होने वाले परिवर्तन की माप की जा सकती है, विकास से होने वाले परिवर्तन का मापन करना कठिन होता है। वृद्धि एक पक्षीय होता है, यह विकास की प्रक्रिया का एक भाग है, जबकि विकास जो है बहुपक्षीय होता है और इसमें वृद्धि जो है समाहित होती है। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, विकास प्राकृतिक के साथ साथ सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि व्यक्ति का नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक आदि गुणों का विकास समाज में रहकर ही होता है। इसलिए यह प्राकृतिक प्रक्रिया के साथ साथ सामाजिक प्रक्रिया भी है। और वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि को मात्राओं में आंका जा सकता है, जबकि विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। वृद्धि जो है वो लगभग 20 वर्ष की आयु तक ही सीमित होती है, लेकिन विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, यानी मरने के दिन तक। इसी क्रम में हम बात करेंगे वृद्धि एवं विकास की परिभाषाओं के बारे में। तो वृद्धि की परिभाषा को हम देखते हैं कि मेरिडिथ एवं फ्रैंक महोदय ने अपने अपने शब्दों में किस प्रकार परिभाषित किया है। तो मेरिडिथ महोदय ने कहा कि कुछ लेखक वृद्धि का केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और विकास का विशिष्टीकरण के अर्थ में। हम फ्रैंक के शब्दों में देखेंगे कि फ्रैंक महोदय ने कहा कि वृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य
प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। तो फ्रैंक महोदय और मेरिडिथ महोदय ने अपने अपने अनुसार वृद्धि को परिभाषित किया है और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम विकास की परिभाषा को देखेंगे। विकास के संबंध में हरलॉक महोदय और एंडरसन महोदय ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। तो हरलॉक महोदय ने कहा कि विकास बड़े होने तक सीमित नहीं है, वरन इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। अब हम देखेंगे कि एंडरसन महोदय ने विकास के संदर्भ में क्या कहा है। तो एंडरसन महोदय कहते हैं कि विकास का अर्थ मात्र किसी व्यक्ति की ऊंचाई, योग्यता में कुछ वृद्धि से नहीं है। इसके स्थान पर विकास अनेक संरचनाओं और प्रकारों के समन्वय की एक जटिल प्रक्रिया है। विकास एवं वृद्धि के संदर्भ में बात करते हुए हमने उसके अर्थ एवं परिभाषा को समझा। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम वृद्धि की प्रकृति के बारे में बात करेंगे, नेचर ऑफ ग्रोथ। तो वृद्धि जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। वृद्धि की प्रक्रिया एक निश्चित समय तक चलती है। भिन्न भिन्न आयु स्तर वृद्धि की गति भिन्न भिन्न होती है। जैसे बच्चा जो है बचपन में बहुत तेजी से विकास करता है, लेकिन जैसे ही वो टीन एज में पहुंचता है वो कुछ धीमी हो जाती है और प्रौढ़ावस्था तक बिल्कुल स्थिर हो जाती है। उसी प्रकार की वृद्धि का मापन जो है गणितीय विधियों से किया जा सकता है। वृद्धि की प्रकृति एक पक्षीय होती है। अब हम बात करेंगे विकास की प्रकृति के बारे में। तो नेचर ऑफ डेवलपमेंट, मानव विकास एक प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। हम यहाँ विकास की बात कर रहे हैं और विकास के संदर्भ में वृद्धि भी इंक्लूडेड है। तो वृद्धि जो है यानी शारीरिक विकास, यानी हाथ, पैर, मुंह, नाक इत्यादि जो भी मानव शरीर के अंग हैं उसका विकास प्राकृतिक रूप से होता है। एवं उसके अलावे जो भी विकास है, जैसे मनुष्य के नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, सांवेगिक इत्यादि इत्यादि, जो कि समाज में रहकर ही संपन्न होती है, इसलिए यह सामाजिक प्रक्रिया है। यानी मानव विकास एक प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। मानव विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। हम इसको मोटे शब्दों में समझ सकते हैं कि मानव जो है, मनुष्य जो है अपना हर क्षेत्र में विकास करता है। जैसे कि वो नित्य रोज नई नई चीज़ों को सीखता है और अपनी योग्यताओं, क्षमताओं में विकास करते रहता है। ये उस सीखने की क्षमता, योग्यताओं में विकास करने की जो बात है उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहती है। बचपन में जैसे बच्चा है सिर पे नियंत्रण करता है, हाथ पे नियंत्रण करता है, फिर उसके बाद उंगलियों पर नियंत्रण करता है, तो उसकी योग्यता बढ़ते चले जा रही है। तो इस प्रकार ये जो प्रक्रिया है वो जीवन भर चलती है। विकास में मात्रात्मक वृद्धि एवं गुणात्मक उन्नति होते हैं। अंतर में हम लोगों ने देखा है कि वृद्धि जो है वो विकास का एक भाग है। तो विकास में मात्रात्मक वृद्धि एवं गुणात्मक उन्नति, मात्रात्मक वृद्धि में हमारे शारीरिक अंगों का विकास है एवं गुणात्मक उन्नति में हमारा नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास एवं सांवेगिक विकास इत्यादि सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रकार विकास में मात्रात्मक वृद्धि एवं गुणात्मक उन्नति होते हैं। विकास वातावरण एवं वंशानुक्रम दोनों पर निर्भर करता है। पर्यावरणीय कारकों में सबसे अधिक भूमिका शिक्षा की होती है। जी हाँ, हम बालक के सर्वांगीण विकास के बारे में बात करते हैं और विकास में
मनुष्य क्या आंतरिक विकास होता है। ये आंतरिक विकास जो है चारित्रिक गुणों का होता है, नैतिक गुणों का होता है, सामाजिक गुणों का होता है। तो निश्चित ही इन सभी गुणों के विकास में पर्यावरण कारक और उसमें सबसे अधिक शिक्षा की इम्पोर्टेंस ही होती है, जिसके आधार पर मनुष्य जो है अपना सर्वांगीण विकास करता है। वृद्धि एवं विकास की प्रकृति को समझने के बाद, उस पर चर्चा करने के बाद, हम अब बात करेंगे वृद्धि तथा विकास के सिद्धांत के बारे में, यानी प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर बात की, हर वस्तु की, हर चीज की एक सामान्य सिद्धांत होती है। तो उसी प्रकार हम यहाँ वृद्धि तथा विकास के बारे में भी बात करेंगे। तो वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया जो है वो कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुपालन करती है। इन सिद्धांतों को वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया को संचालित करने वाले सिद्धांतों का क्या रोल है, ये जानना आवश्यक है। वृद्धि तथा विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे एक के बाद एक, जिसमें पहला है निरंतरता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इस सिद्धांत के अंतर्गत वृद्धि तथा विकास की जो प्रक्रिया है वह निरंतर अबाध गति से चलती रहती है। कभी ये मंद गति से चलती है, कभी यह तीव्र गति से चलती है। मंद गति से तात्पर्य है कि वृद्धि के संदर्भ में ही बात करें, जो सिर्फ शारीरिक विकास को इंगित करता है, तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है और प्रौढ़ावस्था तक आते आते रुक जाता है। और अगर हम विकास के संदर्भ में बात करें तो व्यक्ति एक साथ, जैसे मान लेते हैं कि एक सप्ताह में उसने 2 ही चीज़ों को सीखा और पता चला कि अगले सप्ताह में वो 4-5 चीज़ों को सीख गया, तो ये प्रक्रिया जो है तीव्र हो गई। तो इसी प्रकार कभी मंद कभी तीव्र गति से अबाध रूप से चलते रहती है। ये कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल है। तो वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया में समग्रता का भाव निहित रहता है, यानी ये दोनों समग्र रूप से कंटिन्यूअस होते रहता है। वृद्धि तथा विकास में अलग अलग सोपानों में, वृद्धि तथा विकास को अलग अलग सोपानों में नहीं बांटा जा सकता है, क्योंकि जैसे प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास का ये जो है स्पीड जो है, रफ्तार जो है तीव्र रहता है और उसके बाद के वर्षों में धीमी हो जाती है। परंतु विकास की जो प्रक्रिया है वह अनवरत लगातार चलते रहती है। तो ये है कंटिन्यूटी का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। विकास की व्यक्तिगतता का जो सिद्धांत है वह बताता है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हर आदमी का जो वृद्धि और विकास का जो रफ्तार है, जो तौर तरीका है, सब अपने अपने ढंग से अलग अलग है। हम कई बार देखते हैं कि क्लास 5 में एक ही उम्र के बच्चे, एक ही पढ़ाई का वातावरण, एक ही पढ़ाने वाला शिक्षक, लेकिन सब अलग अलग ढंग से पढ़ते हैं, सीखते हैं और उनका विकास हो पाता है। तो हम इसको इस ढंग से समझेंगे कि हर व्यक्ति का विकास जो है अलग अलग ढंग से होता है। हम कई बार देखते हैं कि एक ही माता के 3-4 संतानों में दो का विकास उन्नत होता है और 2 का विकास जो है वो सामान्य होता है। तो ये जो बात है वो व्यक्तिगतता के सिद्धांत की ओर इंगित करती है कि हर व्यक्ति का विकास
अपने अपने स्तर से होता है, अपने अपने ढंग से होता है, और ये अपने अपने ढंग और स्तर से होने की प्रक्रिया को ही व्यक्तिगतता के सिद्धांत के अंतर्गत रखते हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। और इसी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी के कारण दो बच्चों का विकास अलग अलग होता है, जबकि उनका उम्र सामान्य ही होता है। सामाजिक परिवेश, विद्यालय परिवेश, पारिवारिक परिवेश सब एक जैसा होता है, लेकिन उनका विकास जो है अलग अलग होता है। तो क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है, सबका अपना वृद्धि और विकास जो है अपने अपने दृष्टि से अनोखा होता है। तीसरा बिंदु है सिद्धांत के अंतर्गत परिमार्जितता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइएबिलिटी, यानी व्यक्ति का जो विकास है उसको चेंज किया जा उसमें सुधार किया जा सकता है, उसमें परिमार्जन किया जा सकता है। इसके अंतर्गत विकास की जो गति है उसको वांछित दिशा की ओर पहुंचाया जा सकता है, और उसे उसकी गति तीव्र करके उसको अधिक उन्मुख किया जा सकता है। परिमार्जितता का जो सिद्धांत है वो शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह इसलिए कि बालक को परिमार्जितता के सिद्धांत के अंतर्गत हम उसे वांछित दिशा में ले जा सकते हैं अपने प्रयासों के माध्यम से, और उसके विकास की गति को तीव्र रूप से उन्मुख कर सकते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, वो किसी विषय में अच्छा कर रहा है, उसका प्रदर्शन बेहतर है, तो उस बेहतर को और बेहतर बनाकर सही दिशा में मोड़ देना ही परिमार्जितता है। तो इससे बालक का जो विकास है वो बेहतर ढंग से होगा, और परिमार्जितता के सिद्धांत के अंतर्गत उसके व्यवहार में परिमार्जन किया जा सकता है, उसके ज्ञान का परिमार्जन किया जा सकता है, और उसे एक सही दिशा प्रदान किया जा सकता है। वृद्धि एवं विकास के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत हम चौथे बिंदु के बारे में बात करेंगे, और इस बिंदु का नाम है निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक जाति, प्रजाति, मनुष्य, पशु, पक्षी अथवा मानव प्रजाति, ये सब जो है ना एक निश्चित प्रतिरूप के होते हैं, और ये प्रतिरूप उस जाति के लिए निश्चित होता है, और उस प्रजाति के जो सदस्य हैं वो इसी को फॉलो करते हैं। जैसे पशु की जो जाति है, अगर पशु जैसे मान लीजिए कुत्ते का बच्चा है, अगर उसका विकास होगा तो उस प्रजाति का जो निश्चित रूप है, निश्चित प्रतिरूप है, उसी का फॉलो करेंगे। भौंकना, काटना, इधर उधर घूमना, शारीरिक विकास भी एक ही जैसा होगा। यानी अगर कुत्ता है तो उसका विकास बकरी की भांति नहीं होगा, सबकी अपनी जाति बिरादरी के अनुसार वृद्धि एवं विकास होती है। तो ये निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रारूप का सिद्धांत है। इसके अंतर्गत हर जाति प्रजाति अपने निश्चित प्रतिरूप के अनुसार ही अपना वृद्धि एवं विकास करता है, और उसको फॉलो करता है, उसका अनुसरण करता है। ये बात तय है कि किसी भी प्रजाति में जो विभिन्नताएं हैं वो निश्चित तौर पर पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल डिफरेंस रहता ही रहता है। तो इस
विभिन्नताओं में हम आते हैं तो बहुत कम विभिन्नताएं होती है। जैसे हम पशु की बात करें तो कोई कुत्ता जो है वो अधिक भौंकेगा, कोई कम भौंकेगा किसी मनुष्य को देखने के बाद। तो अगर ये भौंकने में जो अंतर है वो बहुत कम है। और अगर हम व्यक्तियों के किसी समूह के विकास के बारे में हम अध्ययन करें, देखें, उसको पढ़ें, तो उसके विभिन्न पक्षों के प्रतिमानों को देखा जा सकता है। ये जो विकास के प्रतिमान हैं, इन्हीं के आधार पर पूर्व कथन किया जा सकता है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि निश्चित तथा पूर्व कथनीयता का सिद्धांत इस बिंदु का नाम है। तो उसके अंतर्गत मानव जाति के समूह का अनेक वर्षों तक अवलोकन करने पर विकास के विभिन्न पक्षों के प्रतिमानों के बारे में हम पूर्व कथन कर सकते हैं। यहाँ हम व्यक्ति के किसी समूह के अध्ययन की बात कह रहे हैं, तो इसके अंतर्गत हम कह रहे हैं कि कोई भी जाति अपने निश्चित प्रतिरूप का अनुसरण, अपने विकास के लिए उसका अनुसरण करती है। तो हम मनुष्य जाति को लें, मनुष्य के एक समूह को लें, तो हम देखेंगे कि गर्भावस्था में वृद्धि जो है अधोगति का अनुसरण करती है, यानी हेड टू फुट। इसका अर्थ है कि सबसे पहले हेड का नियंत्रण करता है एक बच्चा, फिर उसके बाद धड़ का, फिर उसके बाद पैर का। इसी क्रम में सामीप्यता की प्रवृत्ति के अंतर्गत हम देखते हैं कि निकट से दूर की ओर का जो नियम है उसका अनुसरण होता है। वह यह होता है कि पहले बच्चा हाथ पैर पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर उंगलियों पर नियंत्रण करना सीखता है। तो ये था निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एंड प्रेडिकेटेबल पैटर्न। तो आगे बढ़ते हुए हम 5वें बिंदु के अंतर्गत आते हैं, और 5वें बिंदु का नाम है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इस सिद्धांत के अंतर्गत समान प्रतिमान के साथ ही पूरी प्रजाति अपना वृद्धि एवं विकास करती है। इस सिद्धांत के अंतर्गत समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु प्रजाति हो अथवा मानव प्रजाति, अपनी प्रजाति के अनुरूप ही विकास के प्रतिमानों का अनुसरण करती है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो पूरे विश्व में मानव प्रजाति के शिशुओं का जो विकास होता है, उस विकास का प्रतिमान एक ही है, तथा मानव शिशुओं के विकास के प्रतिमानों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पाया जाता है। यानी इस समस्त संसार में अगर पशुओं के विकास के प्रतिमानों की बात हो तो वो अपने ही प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। पशु विकास करके कभी मानव नहीं बनेगा और मानव विकास करके कभी पशु नहीं बनेगा। इसलिए समान प्रतिमान के सिद्धांत के अंतर्गत प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु हो या पक्षी हो, अपनी प्रजाति के अनुरूप ही विकास के प्रतिमानों का अनुसरण करती है। सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत हम 6ठे बिंदु के बारे में बात करेंगे, समन्वय का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर समन्वय रहता है। बालक पहले संपूर्ण अंगों को तथा फिर उस अंग के विभिन्न भागों को चलाना सीखता है। तत्पश्चात वह इन समस्त भागों में समन्वय स्थापित करना सीखता है। जब तक शरीर के विभिन्न अंगों तथा उसके भागों के बीच समन्वय स्थापित नहीं होता है, तब तक उचित विकास नहीं हो पाता है। विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों को सरल और सहज बनाता है।
इस समन्वय के सिद्धांत के को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि पहले संपूर्ण अंगों को तथा फिर उसके विभिन्न भागों को, जैसे मान लेते हैं कि एक बच्चा जो है हाथ पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तो हाथ को पहले हिलाता डुलाता है, फिर उसके बाद उसको उसके उंगलियों पर नियंत्रण करता है और उस नियंत्रण से किसी सामान को पकड़ने की कोशिश करता है, उसको छूने की कोशिश करता है। और जब ये उसके हाथ और हाथ की उंगलियों के संचालन में जो समन्वय स्थापित होता है, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि इसके हाथ का विकास सही ढंग से हो पाया है। मान लीजिए कोई बच्चा तो हाथ चलाना सीख जाता है, पर किसी वस्तु को उठा नहीं सकता, उसको छू नहीं सकता, तो हम कहते हैं कि उसका विकास सही ढंग से नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत जो है समन्वय के सिद्धांत का अनुसरण करता है। अपने सभी अंगों के विकास के साथ उसके संचालन में जो समन्वय स्थापित करता है, उसी से उसके संपूर्ण विकास की बात स्थापित होती है। तो वृद्धि एवं विकास समस्त संसार के किसी भी शिशु के लिए लागू होती है और उस शिशु का शारीरिक विकास और उन शारीरिक शरीर के और कई अंगों पर मूवमेंट, संचालन, नियंत्रण और सबका समन्वय, यही समन्वय के सिद्धांत को इंगित करता है। तो वृद्धि एवं विकास समन्वय के सिद्धांत का अनुपालन करता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। केवल वंशानुक्रम अथवा केवल वातावरण बालक के विकास की दिशा व गति को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी विद्वान पुरुष का संतान जो है वह विद्वान ही हो, ये नहीं कहा जा सकता है, और विद्वानों की संगति में रहकर मूढ़ भी विद्वान हो जाए, ये भी नहीं कहा जा सकता है। दोनों संभव नहीं है। तो वंशानुक्रम और वातावरण के साथ अंतःक्रिया होती है, तभी वृद्धि और विकास जो है सही मायने में संतुलित होती है। तो ये जो है इसकी दिशा व गति पर नियंत्रण होता है। वास्तव में वंशानुक्रम उन सीमाओं का निर्धारण करता है जिससे आगे बालक का विकास करना संभव नहीं होता, जबकि वातावरण उन सीमाओं के बीच विकास के अवसर व संभावनाओं को निर्धारित करता है। अच्छे वंशानुक्रम के अभाव में अच्छा वातावरण निष्फल हो जाता है तथा अच्छे वातावरण के बावजूद दूषित वातावरण बालक को कुपोषण या गंभीर रोगों का शिकार बना देता है अथवा उसकी जन्मजात योग्यताओं को कुंठित कर देता है। मान लीजिए बच्चा का शारीरिक, मानसिक सब विकास बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो उसका जो विकास है वो बाधित हो जाता है। इस प्रकार वृद्धि एवं विकास जो है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया के सिद्धांत का अनुपालन करता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अगले पॉइंट के अंतर्गत बात करेंगे कि चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, यानी इस सिद्धांत के अनुसार विकास जो है वो रेखीय गति से होता है और रेखीय गति से न होकर चक्रीय गति से होता है। विकास की प्रक्रिया में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जिसमें व्यक्ति का विकास यानी बालकों का विकास चक्रीय रूप से होता है। जैसे हम किसी बच्चे को बात करें तो अपने स्कूली जीवन में एक साथ कई विषयों को वह सीखता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल में गया है तो सिर्फ उसका सामाजिक ज्ञान ही बढ़िया हो रहा है या फिर किसी विषय विशेष पर ही उसकी पकड़ बन रही है, नहीं, उसका चहुमुखी विकास होता है जो चक्रीय विकास को सूचित करता है।
वृद्धि तथा विकास के सिद्धांतों की बात करते हुए हम इसके कारण को देखेंगे तो वृद्धि तथा विकास के दो प्रमुख कारण हैं, परिपक्वता तथा अधिगम। परिपक्वता वास्तव में आंतरिक अंगों तथा वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों का समय के साथ दृढ़ता की अनुकूलतम स्थिति को प्राप्त करना है। अधिगम से तात्पर्य वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए अर्जित गुणों अथवा क्षमताओं को प्राप्त करने से है। इस प्रकार हम निसंदेह रूप से कह सकते हैं कि अधिगम के किसी स्तर के लिए न्यूनतम परिपक्वता की उपलब्धता एक पूर्व शर्त होती है। वांछित शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता स्थिति के अभाव में आगामी स्तर का अधिगम संभव नहीं हो पाता है। यही कारण है कि विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता तथा अधिगम दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान है। वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उनमें हम देख सकते हैं फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक विज्ञान विकास का सिद्धांत, पॉल बर्कर नैतिक विकास का सिद्धांत इत्यादि इत्यादि। वृद्धि एवं विकास के सामान्य सिद्धांतों को समझने के बाद अब हम बात करेंगे विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो विकास की अवस्था अथवा सोपान अथवा स्तर, ये सब शब्दों का जो प्रयोग है तकनीकी रूप से भ्रम उत्पन्न करने वाला है। फिर भी यह स्वीकार किया जाता है कि विकास की संपूर्ण प्रक्रिया में जो कुछ अवस्थाएं हैं उनको बांटा जा सकता है। विकास की अवस्था शब्द से हमें संकेत मिलता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर विकास की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ निश्चित परिवर्तन आ जाता है। वास्तव में विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती है, परंतु कुछ व्यवहारिक कारणों से हम यह मान लेते हैं कि विकास की प्रक्रिया में बालक विकास की कुछ अवस्थाओं अथवा सोपानों से होकर गुजरता है। कई सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं वो विकास के विभिन्न अवस्थाओं और सोपानों का वर्गीकरण करते हैं। तो इस प्रकार हम सामान्य रूप से मानव विकास को निम्नांकित 5 अवस्थाओं को देख सकते हैं। उसमें पहला अवस्था है गर्भावस्था, दूसरा अवस्था है शैशवावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो वह अवस्था गर्भावस्था होता है और जन्म लेने के उपरांत वह शैशवावस्था में आता है। शैशवावस्था के लिए प्रथम 5 वर्ष का काल शैशवावस्था माना गया है। 5 वर्ष की आयु से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बाल्यावस्था लिया गया है और 12 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा गया है और 18 वर्ष के बाद व्यक्ति जब तक जिंदा रहता है उस काल को प्रौढ़ावस्था कहता है। तो मानव विकास की जो अवस्थाएं हैं उसके लिए वैज्ञानिकों ने सारणी उपलब्ध कराई है, जिसमें गर्भावस्था के लिए आयु का निर्धारण होता है गर्भधान से जन्म तक का और उसका टाइम पीरियड डिसाइड किया जाता है 9 माह 10 दिन। और शैशवावस्था के लिए आयु निर्धारित किया जाता है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, और तो निश्चित ही है कि इसका टाइम पीरियड हुआ 5 वर्ष। बाल्यावस्था के लिए आयु निर्धारित किया जाता है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, जिसकी अवधि है बाल्यावस्था के लिए अवधि है 7 वर्ष का।
किशोरावस्था के लिए 13 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवधि निश्चित की गई है। तो 13 वर्ष से 18 वर्ष की अवधि के बीच 6 वर्ष का समय तय होता है। तो किशोरावस्था का टाइम होता है 6 वर्ष। और प्रौढ़ावस्था के लिए आयु का निर्धारण किया जाता है 19 वर्ष से अधिक, यानी जब तक व्यक्ति जीवित रहता है। तो इसके लिए लगभग 60 से 70 वर्ष का निर्धारण किया गया है। तो यहाँ स्पष्ट करना उचित होगा कि विकास की इन अवस्थाओं तथा अवधि के संबंध में मनोवैज्ञानिकों में पर्याप्त भेद पाए जाते हैं। वृद्धि तथा विकास की इन विभिन्न अवस्थाओं में व्यवहार के लगभग सभी पक्षों में विशिष्ट विकासात्मक लक्षण परिलक्षित होते हैं। विकास की इन अवस्थाओं से गुजरते हुए व्यक्ति के द्वारा प्रदर्शित विभिन्न लक्षणों के आधार पर उसके व्यवहार का अध्ययन एवं पूर्व कथन किया जाता है। शैक्षिक दृष्टि से इनमें से मध्य की 3 अवस्थाओं अथवा शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था का अत्यधिक महत्व है। ये तीनों महत्वपूर्ण अवस्थाएं बाल्यावस्था शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में होने वाले विकास भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये अवस्थाएं तो महत्वपूर्ण हैं ही, और इन अवस्थाओं में होने वाले विकास उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो इन तीनों अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए विकास के पक्ष यानी एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले विकास का जो विवेचन है, उस विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक के व्यवहार में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर विकास को कई पक्षों में विभक्त किया जाता है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट। तो शैक्षिक दृष्टि से विकास के इन सभी पक्षों का अत्यधिक महत्व है। विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में इन विभिन्न पक्षों का विकास किस प्रकार का होता है तथा विकास की गति को किस प्रकार से वांछित दिशा में तीव्र गति से बढ़ाया जा सकता है, इन सभी पक्षों को जानने के लिए इसका विस्तृत अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के दौरान होने वाली प्रमुख शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा नैतिक विकास की चर्चा हम आगे करेंगे। तो क्योंकि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में होने वाले ये महत्वपूर्ण विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास इत्यादि जो है वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। व्यक्ति के विकास में और उसके चरम रूप का दिशा और दशा का निर्धारण होता है। तो इसलिए इस विकास के सभी पक्षों पर भली भांति चर्चा करना काफी उपयोगी हो जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में होने वाले जो तमाम तरह के विकास हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं। तो ये सामाजिक, सांवेगिक, शारीरिक, मानसिक इत्यादि इत्यादि। तो इस वृद्धि तथा विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इस पर भी हम अपनी दृष्टि डालेंगे। तो वृद्धि तथा विकास के स्वरूप एवं गति को अनेक प्रकार के कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं। तो विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर भिन्न भिन्न पक्षों के लिए इन कारकों की भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इन कारकों की वजह से वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में पर्याप्त परिवर्तन आ जाता है। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले ये कारक परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले
जो कारक हैं उसको हम एक के बाद एक क्रमशः देखेंगे। तो पहला है वंशानुक्रम। देखिए, वंशानुक्रम का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है व्यक्ति के जीवन में। कई बार व्यक्ति अपने अंदर जो गुणों को संचित करता है वह अपने वंशजों से अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है। तो इस प्रकार वंशानुक्रम कारक जो है वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। पौष्टिक भोजन, ये मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि किशोरा अवस्था में टीनेजर्स में अगर बच्चों को पौष्टिक भोजन ना दिया जाए तो उनका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास स्थान होता है। इसलिए किशोरा अवस्था में पौष्टिक भोजन का महत्वपूर्ण स्थान है। तो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में पौष्टिक भोजन का महत्वपूर्ण स्थान है। शुद्ध हवा शुद्ध हवा तथा प्रकाश, ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बच्चा जब शैशवावस्था से बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था की ओर बढ़ता है तो उसे अगर शुद्ध हवा पानी नहीं मिले तो उसका जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। वो शारीरिक रूप से रुग्ण हो जाता है और ना ही उसका शारीरिक विकास ढंग से हो पाता है और ना ही मानसिक विकास ढंग से हो पाता है। फिर अन्य विकास की बात तो हम कर ही नहीं सकते हैं। लिंग भेद, मेल और फीमेल का वृद्धि और विकास के साथ भी गहरा संबंध है। फीमेल का विकास अलग ढंग से प्रभावित होता है और मेल का विकास अलग ढंग से प्रभावित होता है। बुद्धि, हर व्यक्ति का बुद्धि अलग अलग होता है, तो वृद्धि तथा विकास में बुद्धि का रूपी कारक भी प्रभावित करता है। अगर कोई तीक्ष्ण बुद्धि वाला बालक है तो उसका चहुमुखी विकास होगा, उसका हर क्षेत्र में विकास श्रेष्ठतर होगा। तो ये कारक भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं, इंटरनल ग्लैंड्स जो हैं, वो बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। रोग तथा चोट, मान लीजिए 9-10 साल का बच्चा है, उस वहाँ तक उसका सब प्रकार का विकास बहुत ही बेहतर ढंग से हो रहा है, लेकिन अचानक से उसे कोई असाध्य रोग हो जाता है, उसके मस्तिष्क पर ही चोट लग जाता है, उसकी इम्पोर्टेंट नर्व्स पे ही कोई चोट लग जाता है, तो फिर उसकी सारी स्थितियां ही बदल जाती हैं, उसका वृद्धि तथा विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। पारिवारिक परिस्थितियां भी होती हैं जो व्यक्ति के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती हैं। मान लीजिए कोई परिवार जो है आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, तो फिर न ही उसे पौष्टिक भोजन मिल पाता है, न ही उसके विकास के लिए उपयुक्त वातावरण मिल पाता है, जिसके कारण उसका वृद्धि एवं विकास जो है प्रभावित होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में परिवास पारिवारिक परिस्थितियां जो हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और संस्कृति जो है वृद्धि और विकास को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। विकास के संदर्भ में बात करें तो हमारा नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, संवेगिक विकास संस्कृति रूपी फैक्टर से ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि हम जिस सभ्यता संस्कृति का अनुसरण करते हैं उस सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी बातों को ही अपने जीवन में उतारते हैं और व्यक्ति को इन बातों का जीवन में उतारना ही उसका सामाजिक सांस्कृतिक विकास है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को सांस्कृतिक विकास उसके वृद्धि एवं विकास में प्रभावित करती है।
अब इतने जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इनमें से सकारात्मक कारक उपस्थित तथा नकारात्मक कारक अनुपस्थित होते हैं, तब वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया तीव्र गति से वांछित दिशा में प्रवृत्त होती है। इसलिए वृद्धि तथा विकास का स्पष्ट ज्ञान, अपेक्षित ज्ञान शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर वह बालकों का यथासंभव विकास कर पाता है, वांछित दिशा में विकास कर पाता है तथा वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया को समझकर अभिभावक तथा अध्यापक बालकों के विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं और उसको वांछित दिशा में विकसित करने का जो टीचर और अध्यापक का महत्वपूर्ण भूमिका है उसको अदा कर सकते हैं। तो विकास को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं उनको ध्यान में रखकर शिक्षक और अभिभावक दोनों ही बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राणी के लिए वृद्धि तथा विकास का अत्यंत महत्व है। वृद्धि शारीरिक अभिवृद्धि को बताती है, जबकि विकास प्रगतिशील परिवर्तनों को बताता है। वृद्धि तथा विकास कुछ सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप होता है। विकास प्रक्रिया को गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था में बांटा जा सकता है। विकास के प्रमुख पक्ष क्रमशः शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक पक्ष तथा नैतिक विकास हैं। वंशानुक्रम, भोजन, बुद्धि, परिवेश, स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थितियां आदि कारक विकास प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। विभिन्न अवस्थाओं की विकासात्मक विशेषताओं को ध्यान में रखकर ही बालकों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। वंशानुक्रम, वातावरण तथा विकास स्थिति के कारण विभिन्न व्यक्तियों में भेद पाए जाते हैं। शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक गुणों में व्यक्तियों के बीच अंतर रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता, बुद्धि, लिंग भेद, स्वास्थ्य, पृष्ठभूमि, जाति प्रजाति इत्यादि वैयक्तिक भेद जो है इस सब के लिए उत्तरदायी होते हैं। अवलोकन, परीक्षण, मापनी, व्यक्ति इतिहास, अभिलेख जैसे मापन विधियों की सहायता से वैयक्तिक भेदों को जाना जा सकता है और शिक्षा की व्यवस्था करते समय वैयक्तिक भेदों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अध्यापक और अभिभावक दोनों ही बच्चों के समुचित यानी सर्वांगीण विकास के लिए इन विभेदों को समझकर उनकी आवश्यकता के अनुसार उनके विकास के लिए पर्यावरण उपस्थित कराएंगे, उसका निर्माण करेंगे। इस प्रकार मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया वृद्धि एवं विकास व्यक्ति को पूर्ण एवं सफल व्यक्ति के रूप में समाज के सामने उपस्थित करती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास के संपूर्ण अवस्थाओं के बारे में जब तक शिक्षक के पास ज्ञान उपलब्ध नहीं होगा, वह बच्चे की स्थिति को, बच्चों के व्यक्तिक भेद को भली प्रकार से समझ नहीं पाएंगे और वे उनके अनुसार उनके लिए शिक्षा से संबंधित उपयुक्त वातावरण का निर्माण नहीं कर पाएंगे और उपयुक्त वातावरण के अभाव में बच्चों का जो विकास है वो बाधित होगा। और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए वृद्धि एवं विकास के हर स्तर को समझना, इसके सभी महत्वपूर्ण पक्षों को समझना शिक्षक के लिए काफी उपयोगी है, जिससे वे शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों का निर्माण करें और उनके स्तरों के और उनकी अवस्थाओं के अनुकूल ही इस व्यवस्था में
उनके सीखने योग्य वस्तुओं का समावेश कर सकें, जिससे बच्चे जो हैं वो अंदर से इच्छुक होकर सभी चीज़ों को सीखें और विकास की वांछित दिशा की ओर अग्रसर हों। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। धन्यवाद।